हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। चलो, अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अपन ने कौन से स्ट्रक्चर पढ़ लिए बच्चों? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल। डिविजन बाय ज्योग्राफी, डिविजन बाय डिविजन बाय कस्टमर, डिविजन बाय प्रोसेस। डिविजन बाय ज्योग्राफी मतलब अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डिविजन्स बना दिए, जहां हर एक जगह के लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, उसे डिविजन बाय ज्योग्राफी कह देते हैं। डिविजन बाय कस्टमर मतलब जब हर एक कस्टमर को आपको अलग ट्रीटमेंट देना हो तो वो क्या करते हैं, डिविजन बाय कस्टमर। फॉर एग्जांपल बुक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ एग्जांपल अपन लिख कर आएंगे कि बुक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 2 डिविजन्स बना दिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक डिवीजन और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक डिवीजन है। देन डिवीजन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट को आपको स्पेशल एम्फेसिस देना हो। जब आप कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो, सारे प्रोडक्ट अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो अपन क्या यूज मिलेंगे, डिवीजन बाय प्रोडक्ट काम में ले लेंगे। देन डिवीजन बाय प्रोसेस इज सिमिलर टू फंक्शनल, बस डिफरेंस क्या होता है, functional manager is not accountable for the profit and loss of the organization, but divisional manager is accountable for the profit and loss of the division. क्लियर है यहाँ तक? अब डिविजनल जैसा सा ही स्ट्रक्चर होता है जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज एम फॉर्म स्ट्रक्चर, दैट इज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। एम फॉर्म या मल्टी डिविजनल। एम फॉर्म या मल्टी डिविजनल जो अपन डिविजन बाय प्रोडक्ट जो करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट को अपने अलग अलग डिविजन बोल दिया जो अपने आप में एक सेपरेट बिजनेस है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक्स, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ स्टैटिस्टिक्स और मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ एसएम। तो ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं, इसके मेरे 3 डिविजन्स हो गए। इस डिवीजन के अंदर इसके डिपार्टमेंट, इस डिवीजन के अंदर इसके डिपार्टमेंट, इस डिवीजन के अंदर इसके डिपार्टमेंट। ये जो डिवीजन बाय प्रोडक्ट होता है इसे ही क्या कहते हैं अपन, एम फॉर्म स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो मल्टी डिविजनल एम फॉर्म स्ट्रक्चर, it is composed of operating divisions where each division is represented as separate business, जिसको मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिसर होगा। कॉर्पोरेट ऑफिसर आपको डे टू डे ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देगा, बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी टू डिविजनल मैनेजर। जो सीईओ है वो इस डिविजनल मैनेजर को क्या बताएगा, डे टू डे आपका क्या काम है एंड आपके डिविजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो भी डेलीगेट कौन करेगा, सीईओ डिविजनल मैनेजर को वो डेलीगेट कर देगा। By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and manage division through strategic and financial controls. यहाँ 2 तरह के कंट्रोल्स की बात करी जाएगी, स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल। कॉर्पोरेट मतलब सीईओ, सीईओ का काम क्या है, सीईओ का काम है कि सारे डिविजन्स को मैनेज करना, उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना। अब वो सारे डिविजन्स को मैनेज कैसे करेंगे, 2 तरीके के कंट्रोल्स लगाएंगे, एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स और एक फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बच्चों नाम से क्या समझ में आता है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होंगे, पैसे से रिलेटेड जो कंट्रोल्स होंगे कि आपने इतने ही बजट में यही काम किया है ना, इससे ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च किया, उस चीज को चेक रखना। और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स जो टॉप लेवल जो कंट्रोल्स बनाता है, जहां ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं किया। तो सीईओ का काम क्या है, जो कॉर्पोरेट ऑफिसर है, कि सारे डिविजन्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना और उनको मैनेज करना थ्रू स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ये डेवलप हुआ था 1920 में इन रिस्पॉन्स टू जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही थी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कि कैसे कोऑर्डिनेशन सेट किया जाए, तब आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, एमफॉर्म स्ट्रक्चर आ गया था। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको, अगर उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग मार्केट्स हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत दिक्कत आती है, किस प्रोडक्ट को हम कौन सी प्रायोरिटी दें।
अगर आपने कॉस्ट एलोकेट नहीं की इंडिविजुअल प्रोडक्ट की इतनी कॉस्टिंग है तो वहां आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आप नहीं निकाल सकते। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कंट्रोल नहीं है तो आप ऑप्टिमम रिसोर्स का लोकेशन भी नहीं कर सकते। तो किसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एमफॉर्म स्ट्रक्चर आया कि जब अपन को रिसोर्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की जब दिक्कत होती थी तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने एमफॉर्म स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे अगर मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को अलग अलग कॉस्ट एलोकेट नहीं की तो मैं उनका अलग अलग प्रॉफिट नहीं निकाल सकती। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स नहीं है, जो स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल कंट्रोल्स नहीं है, तो मैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकती। जब टॉप मैनेजर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है शॉर्ट रन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये दिक्कतों को ही टॉप मैनेजर सॉल्व करता जा रहा है, वो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इश्यूज आ रहे हैं उनको तो वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा, तब आपको इन्फॉर्म स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। तो कब कब आप इन्फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हो? जब रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की दिक्कत आ रही है, जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आप उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहे, तब आप ये इन्फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कॉस्ट आपको इंडिविजुअली असाइन नहीं की तो आप उनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। कंट्रोल नहीं है तो आप ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर सकते। अगर सीनियर मैनेजर सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतों को ही सॉल्व करने में लगा हुआ है, जो मेजर इश्यूज है उन पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? आप एमफॉर्म या फिर मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेपरेट डिविजन्स बनाए जाते हैं। हर एक डिवीजन अपने आप में एक अलग बिजनेस होता है। हर डिवीजन के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं, अपने खुद के डिपार्टमेंट्स। उसी का ही ये सब फॉर्म है, जो डिविजनल पढ़ा था उसी का ही एक पार्ट है, दैट इज इनफॉर्म स्ट्रक्चर। तो हर एक डिवीजन सेपरेट बिजनेस है, हर एक बिजनेस के अपने खुद के डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे डिवीजन मैनेजर को जिम्मेदारी दी जाती है डे टू डे जो भी काम हो रहा है, सीईओ उनको जिम्मेदारी देता है डे टू डे काम की। A small corporate office that would determine the long-term strategic direction of the firm and exercise overall financial control over semi-autonomous division. जो सीईओ है उसका काम क्या है? उसका काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस डिसाइड करना, और हर एक डिवीजन में क्या फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे वो डिसाइड करने का काम किसका है? सीईओ का, कॉर्पोरेट ऑफिसर का। दिस वुड इनेबल द फर्म टू मोर एक्यूरेटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। डिविजनल है तो आप हर एक बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस चल रही है वो आप मॉनिटर कर सकते हो। कंट्रोल सिंप्लीफाइंग कंट्रोल प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गई, कंपैरिजन कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन अच्छा हो सकता है। एंड अगर आपकी पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनको अपन बोल सकते हैं कि आप खराब परफॉर्म कर रहे हो, आपको अपने तरीके और इम्प्रूव करने चाहिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या क्या आपको फायदे मिले, एडवांटेजेस क्या क्या मिले? आप ज्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो। अगर कोई पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वेज ढूंढ सकती है हम अपने आप को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अपन कब कब डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनफॉर्म स्ट्रक्चर कब कब बनाते हैं बच्चों? जब रिसोर्स कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की दिक्कत आ रही है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, तो उनके बीच में अपन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं बिठा पा रहे, हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअल कॉस्ट एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो उनका प्रॉफिट अपन नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे। हाँ, लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं है तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पा रहा, एंड और मैनेजर छोटे मोटे कामों में लगा हुआ मेजर इशू पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तब आपको इनफॉर्म स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। इनफॉर्म स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इससे आपको फायदा क्या क्या मिला बच्चों? आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंट्रोल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन अच्छा हो सकता है जो वहां पे नहीं हो पा रहा था, एंड अगर पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ये देख सकती हैं कि हमें और अपने आप को कहां पे इंप्रूव करना है। When firm is less diversified मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ है, नए प्रोडक्ट, नया मार्केट, बट वो लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स आर यूज्ड टू मैनेज द डिवीजन। तब कौन से कंट्रोल्स काम में लिए जाते हैं? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स मतलब आप अंडरस्टैंड करोगे कॉर्पोरेट ऑफिसर ऑफ द स्ट्रैटेजीज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द फर्म सेपरेट बिजनेस। जो कॉर्पोरेट लीडर ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो हर एक इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर सही से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ये होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल।
स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, सीईओ ने जो स्ट्रैटेजी बनाकर दी है वो हर एक डिवीजन सही से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट जब डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज हो गया, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, मेरे पास कोई 10 प्रोडक्ट है, मैं 15 प्रोडक्ट में डील करती हूँ, 2-3 में नहीं करती, तो आपको कौन से कंट्रोल काम में लेने चाहिए? फाइनेंशियल कंट्रोल्स काम में लेने चाहिए, जहां पे आप मैनेज करोगे कैश फ्लो ऑफ द डिवीजन थ्रू बजट्स एंड एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस। यहाँ पे कैश फ्लो की बातें की जाती है और हर बिजनेस से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर अपन ज्यादा फोकस करते हैं। तो जब डाइवर्सिफिकेशन कम है तो हम कौन से कंट्रोल्स काम में लेते हैं? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स, जहां पे ये देखा जाएगा कि सीईओ ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो हर एक डिवीजन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है तो हम कौन से कंट्रोल्स काम में लेते हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जहां कैश फ्लो की बात की जाएगी, हर एक अलग अलग डिवीजन से मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो होते हैं, however, because financial controls are focused on financial outcomes, they require each division performance be largely independent and performance of the other division। तो इसलिए अब अपना कौन से आ गए? SBU आ गया। तो अपन ने क्या पढ़ा? एमफॉर्म स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? एमफॉर्म स्ट्रक्चर में हर एक डिवीजन अपने अपने सेपरेट बिजनेस है। कॉर्पोरेट ऑफिसर का क्या काम है कि वो डिवीजन मैनेजर को बताएगा कि आपकी क्या डे टू डे ऑपरेशंस है, आप अपने डिवीजन को कैसे मैनेज करेंगे। सीईओ का काम क्या है? एक तो फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करना स्ट्रैटेजीज फॉर द ईच डिवीजन एंड उन डिविजन्स को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कब काम में लेते हो? जब डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब कि चेक रखना कि हर एक डिवीजन जो स्ट्रैटेजी सीईओ ने बनाई है उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। फाइनेंशियल कंट्रोल कब काम में लिए जाते हैं? जब डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है। यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है? कैश फ्लो, प्रॉफिट हर एक बिजनेस का कितना है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अपन कब काम में लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर? जब रिसोर्स कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की दिक्कत आ रही हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उनके बीच में अपन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग कॉस्ट एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो सबका अलग अलग प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही, लॉस ऑफ कंट्रोल है तो ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पा रहा, एंड टॉप मैनेजमेंट छोटे मोटे इश्यू में लगा हुआ है, वो मेजर चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर, एमफॉर्म स्ट्रक्चर आप यहाँ पे यूज में लेते हैं। एमफॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है? यहाँ पे जब हर एक डिविजन अपने आप में अलग बिजनेस है, हर बिजनेस के अपने सेपरेट फंक्शंस हैं, डिविजनल मैनेजर किन चीजों के लिए जिम्मेदार है? डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है, बस फिर तो अपन ने पढ़ लिया। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिले अपन को? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंट्रोल, कंपैरिजन आसानी से कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन हो सकता है, और जो पूरी परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता चल जाएगा और वो अपने तरीके ढूंढेंगे कि हम हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया एमफॉर्म स्ट्रक्चर, दैट इज मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। पहले मैं समझा देती हूँ एसबीयू होता क्या है, फिर उसको अपन पढ़ लेंगे। देखो, सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, मैं क्या क्या प्रोडक्ट बेचती हूँ? मैं बेचती हूँ शर्ट, मैं बेचती हूँ टी शर्ट, मेरा रेस्टोरेंट भी है, मेरा होटल भी है। होटल और रेस्टोरेंट में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, या सेम होता है? रहने के कमरे होते हैं, रेस्टोरेंट में रहने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने पीने का ही मिलेगा आपको। मेरा स्टेशनरी का बिजनेस भी है और मेरा एक पेट्रोल पंप भी। ठीक है, ये इतने सारे बिजनेस मेरे हो तो भाई मजे आ जाए। चलो इमेजिन तो कर ही सकते हैं अपन कितने सारे बिजनेस, जगह नहीं है, पेज जगह नहीं तो मैं तो लगा लेती। अब डिविजनल में तो क्या होता? अगर डिविजनल स्ट्रक्चर होता तो ये डिवीजन 1 हो जाता, ये डिवीजन 2, ये डिवीजन 3, ये डिवीजन 4, ये डिवीजन 5, ये डिवीजन 6। वही मल्टी डिविजनल में भी होता, वही डिविजनल में हो जाता। पर एसबीयू की बात करें, एबीसी कंपनी, उसने अपने क्या बना लिए? एसबीयू, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू 1।
SBU1 यहाँ पे जो रिलेटेड डिविजन्स होते हैं उनको मिलाकर अपन एक SBU में डाल देते हैं। क्या करते हैं अपन, रिलेटेड डिविजन्स को अपन क्या करते हैं, कंबाइन कर एक SBU में डाल देते हैं। अब रिलेटेड SBU शर्ट और टी शर्ट रिलेटेड है, ठीक है, तो ये SBU1 में आ गया। तो SBU1 में आपके दो डिवीजन हो गए, एक डिवीजन हो गया शर्ट का और एक डिवीजन हो गया आपका टी शर्ट का। शर्ट के अंदर शर्ट के डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR और मार्केटिंग, और इसके अंदर इसके डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR और मार्केटिंग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने डाल दिया। अब डिवीजन SBU2 में मैं क्या क्या डाल सकती हूँ, रेस्टोरेंट और होटल, ये दोनों रिलेटेड बिजनेस हैं, तो रेस्टोरेंट एंड होटल मैंने किस में डाल दिया, SBU2। इसके अंदर इसके फंक्शंस, इसके अंदर इसके फंक्शंस, इनके अंदर इनके लोग काम करते हैं, इनके अंदर इनके लोग काम करते हैं। अब स्टेशनरी अपने आप में एक सेपरेट है, तो स्टेशनरी को SBU3 कह दिया। पेट्रोल पंप अपने आप में सेपरेट है, तो पेट्रोल पंप को मैंने अपने आप में सेपरेट कह दिया। तो ये मेरा स्टेशनरी का हो गया और ये मेरा किसका हो गया, पेट्रोल पंप का हो गया। इनके अंदर इनके फंक्शंस, इनके अंदर इनके फंक्शंस, ये होता है आपका SBU स्ट्रक्चर। तो SBU के अंदर अपन क्या करते हैं, SBU के अंदर जो सिमिलर डिविजन्स होते हैं उनको कंबाइन कर अपन एक SBU में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक SBU को मैनेज करने के लिए एक CEO होता है। यहाँ पे जो ABC है, इस पे तो कौन होगा, इसका प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट का काम क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रेसिडेंट है वो। हर एक SBU को मैनेज करने के लिए ये CEO, ये CEO, ये CEO और ये CEO। अब इसके फायदे क्या मिले, मैं यहाँ पे रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आराम से कर सकती हूँ। अगर कुछ अनरिलेटेड बिजनेस आ रहा है तो एक और SBU खोल दिया, और रिलेटेड है तो जिसमें भी है उसके अंदर अपन ने वो डिविजन को ऐड कर दिया। कोई को एग्जिस्टिंग को हटाना है तो आप आसानी से हटा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस SBU के प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी किसकी है, इस CEO की। तो CEO की, हर एक CEO का प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी CEO की। बच्चों, शर्ट और टी शर्ट के कॉम्पिटिटर्स, रेस्टोरेंट और होटल के कॉम्पिटिटर्स सेम होंगे, अलग अलग अलग। तो हर एक SBU के कॉम्पिटिटर भी क्या हो गए मेरे, अलग अलग। शर्ट टी शर्ट के लिए जो CEO मतलब इसका SBU का हेड जो प्लानिंग करेगा, वही प्लानिंग आपके रेस्टोरेंट और होटल में काम आ जाएगी क्या, नहीं। तो हर एक SBU की प्लानिंग अलग, हर एक SBU का मिशन अलग, विजन अलग, सब कुछ अलग है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक SBU दूसरी से एकदम कंप्लीटली एंटायरली अलग होती है। एक SBU का दूसरे SBU से कंपटीशन भी हो सकता है। तो हर एक SBU का CEO अलग, जो रिस्पॉन्सिबल है उस SBU के लिए, प्लानिंग के लिए, मिशन के लिए, विजन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। हर एक SBU के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एक SBU का प्रॉफिट लॉस सब कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पे आप रिलेटेड और अनरिलेटेड में एक्सटेंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आ गया समझ में, SBU स्ट्रक्चर इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। डिवीजन में तो डिवीजन थे, या जो सेम डिवीजन थे उनको भी मिलाकर अपन ने क्या बना दिया, एक SBU बना दिया। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ 3 लेवल्स होने बहुत जरूरी है, एक तो प्रेसिडेंट वाला लेवल, एक SBU का लेवल, और एक उसके अंदर के जो डिविजन्स होते हैं, वो 3 लेवल यहाँ पे होने बहुत जरूरी होते हैं। आप लोग एक छोटा सा ये बना लो, जो डायग्राम मैंने बनाया है SBU का, क्योंकि जो बुक में डायग्राम बना हुआ है उससे इतना क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा कि SBU स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। इससे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि SBU स्ट्रक्चर आप किसे कहोगे। आप पहले डिवीजन के लिए बना लो, फिर SBU के लिए बना लो, आपको हमेशा याद रहेगा कि SBU स्ट्रक्चर किसे कहते हो। तो SBU स्ट्रक्चर क्या होता है, SBU के अंदर अपन रिलेटेड डिविजन्स को कंबाइन कर एक SBU में डाल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, SBU स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर। एक पेपर पे बना लो, वो पेपर चिपका लेना अपनी किताब के अंदर। यहाँ तो जगह नहीं है, बुक में क्या बनाओगे।
जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं, तो किसी के पास स्टिकी नोट नहीं है तो एक रफ शीट पे बनाकर अपन की अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ये डायग्राम बना रहे हैं कि हमें ये डायग्राम देखकर समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहता है, एसबीओ किसे कहते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, जल्दी से बनाओ। आप लोग चाहो तो ऐसा डायग्राम अपन एग्जाम में भी बना कर आ सकते हैं एसबीओ के लिए। ये जो सिर्फ एसबीओ वाला डायग्राम है, ये अपन एग्जाम में भी बना कर आ सकते हैं। बन गया? बन गया बच्चों? जिन्होंने भी पेपर पे बनाया वो पेपर चिपका लें अपनी कॉपी में, इसमें बुक में, नोट्स में। वो कॉपी में ही नहीं रह जाए वो पेपर, नहीं तो फिर ढूंढते ही रह जाओगे आप। चलो पढ़ लें, पढ़ लें। SBU structure क्या होता है? This concept is relevant for multi-product, multi-business environment enterprise, and SBU is grouping of related businesses which is amenable to composite planning treatment. रिलेटेड बिजनेस को एक एसबीओ में बना देते हैं, एक एसबीओ की एक प्लानिंग ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि सीईओ एक है तो वो एक तरीके की प्लानिंग एक एसबीओ के लिए करेगा। As per this concept, a multi-business enterprise groups its multitude of business into few distinct business units in a scientific way. The purpose is to provide effective strategic planning treatment to each one of its product services. हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट देना। एसबीयू के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सिंगल बिजनेस, कलेक्शन ऑफ बिजनेस, रिलेटेड बिजनेस का जो कलेक्शन होता है जिसकी सबकी अपनी प्लानिंग अलग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, उसके मैनेजर अलग, जो जिम्मेदार है उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए जो मैनेजर, जो सीईओ रिस्पॉन्सिबल है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एसबीयू की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हर एक एसबीयू की प्लानिंग अलग, हर एक एसबीयू के कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एक एसबीयू का सीईओ अलग जो रिस्पॉन्सिबल है उस एसबीयू के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके एसबीयू के लिए।
कई बार क्या होता है बच्चों, जो प्लानिंग आप करते हो वो टेरिटरी वाइज कर देते हो, मतलब एक एक टेरिटरी को एक एक एसबीओ कह देते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है आप लोग समझो। टेरिटरी का मतलब जोग्राफिक एरिया, जोग्राफिक एरिया को मैंने एक एसबीओ कह दिया। सपोज जो एबीसी कंपनी थी, समझना, वो जयपुर में अपना बिजनेस कर रही थी, वो दिल्ली में अपना बिजनेस कर रही थी, एंड वो मुंबई में अपना बिजनेस कर रही थी। जयपुर में उसके जो प्रोडक्ट्स थे, मैंने अलग अलग एसबीओ कह दिया, एसबीओ 1, एसबीओ 2, एसबीओ 3। जयपुर में वो एक तो शर्ट्स का बिजनेस चल रहा था, उनको शर्ट्स की फैक्ट्री चल रही थी। एक जयपुर में उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा था, और एक उनका जयपुर में पेट्रोल पंप खुला हुआ था। दिल्ली में भी उनके शर्ट्स के बिजनेस थे। दिल्ली में सपोज और किस चीज का बिजनेस ले लें, स्टेशनरी का बिजनेस था दिल्ली में, और दिल्ली में उनका फुटवेयर्स का बिजनेस। हाँ, किसका बिजनेस है ना, तंबाकू। मुंबई में सपोज उनका शर्ट का बिजनेस था, मुंबई में उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस था, और मुंबई में उसका क्या था, एक पेट्रोल पंप था। अब मैं क्या कह रही हूं, मैंने हर एक टेरिटरी को एक एक एसबीओ कह दिया, तो मेरा ये हो गया एसबीओ 1, ये हो गया एसबीओ 2, और ये हो गया एसबीओ। अब यहाँ पे दो तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं जब आप टेरिटरी वाइज एसबीओ डिसाइड करते हो, टेरिटरी वाइज जब प्लानिंग करते हो, तो दो दिक्कतें आती हैं। क्या क्या, पहले मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, फिर अपन लाइन से पढ़ेंगे, क्योंकि लाइनें थोड़ी सी मुश्किल है समझना। कई बार क्या होता है, अगर मैंने इस टेरिटरी के लिए प्लानिंग किया, ठीक है, जयपुर वाली टेरिटरी के लिए आपने प्लानिंग किया, तो जयपुर में अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है। दूसरी दिक्कत क्या आ जाती है, शर्ट का बिजनेस यहां भी है, शर्ट का बिजनेस यहां भी है, और शर्ट का बिजनेस यहां भी है, और सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो दो तरह की दिक्कतें आ सकती हैं जब आप टेरिटरी वाइज प्लानिंग करते हो एसबीओ के अंदर। क्या क्या दिक्कत, कि एक टेरिटरी में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो जो अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट है उनको भी आप सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत आपकी क्या आ सकती है, कि आपकी एक से ज्यादा टेरिटरी में सेम प्रोडक्ट सेल आउट किया जा सकता है, तो एक से ज्यादा टेरिटरी के लिए एक से ज्यादा प्लानिंग ट्रीटमेंट आप सेम प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट को सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट देना, या एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्लानिंग ट्रीटमेंट देना, ये दो तरीके के आपके इश्यूज आ सकते हैं जब भी आप एसबीओ करते हो। तो अलग अलग प्रोडक्ट को सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट, या सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लानिंग ट्रीटमेंट, इस तरीके का कुछ छोटा सा बना लो, तो आपको समझ में आ जाएंगी ये जो दो लाइनें लिखी हुई है इसके लिए। ये फर्स्ट दिक्कत थी, और ये सेकंड दिक्कत है। बन गया बच्चों?
इसलिए तो जब अपन टेरिटरी वाइज प्लानिंग करते हैं तो दो तरह की डिफिकल्टीज आती है. सिंस अ नंबर ऑफ टेरिटोरियल यूनिट्स हैंडल द सेम प्रोडक्ट वाज गेटिंग वेरिड स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट. एक से ज्यादा टेरिटरी एक ही प्रोडक्ट को हैंडल कर रही हैं तो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट मिल पा रहा है. सिंस अ गिवन टेरिटोरियल प्लानिंग यूनिट कैरी डिफरेंट एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट, एक ही टेरिटरी में अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप हैंडल कर रहे हो तो जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट उनको सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है. तो इसीलिए अपन ये कभी नहीं कह सकते कि जितनी टेरिटरी उतने अलग तरीके के बिजनेस. अगर मेरी 100 टेरिटरी है या मेरी 3 टेरिटरी है तो ये थोड़ी ना मतलब है मेरे 3 तरीके के बिजनेस होंगे. तो concept of SBU breaks away from this practice. It recognizes that just a firm is structured into number of territorial. अगर 6 टेरिटरी यूनिट है तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके 6 अलग अलग बिजनेस होंगे. हो सकता है सिर्फ 3 बिजनेस हो या हो सकता है उन 6 टेरिटरी में 6 से ज्यादा बिजनेस हो. तो ये बिल्कुल मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है कि अगर जितनी टेरिटरी उतने बिजनेस. उससे कम भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं या उतने भी बिजनेस हो सकते हैं. ठीक है. The SBU structure is composed of operating units where each unit represents a separate business. Operating units मतलब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? डिविजन्स की. SBU में क्या होते हैं? डिविजन्स. हर एक डिविजन को अपने आप में सेपरेट बिजनेस कहा जाता है और टॉप मैनेजर क्या कहता है उन सेपरेट बिजनेस को कि आपके डे टू डे काम क्या होंगे और आप उनको कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजर सीईओ उसको बताता है. वही लाइन आ गई, मल्टी डिविजनल वाली लाइन आ गई, सेम, कुछ भी अलग नहीं है. सेम लाइन है बच्चों. डेलीगेशन से सीईओ का काम क्या है कि डिविजन्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना और उनको मैनेज करना थ्रू फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स. एसबीयू स्ट्रक्चर में सिमिलर प्रोडक्ट को एक एसबीयू में डाल दिया जाता है और उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है, उसका नाम क्या है? सीईओ. सीईओ जो होता है उस एसबीयू को मैनेज करता है. This change in structure can facilitate strategy implementation by improving coordination between. यहाँ पे सिमिलर बिजनेस एक ही एसबीयू में आ गए तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है. यहाँ पे ये डायग्राम एसबीयू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU1, SBU2, SBU3 एंड SBU4. इससे अच्छा डायग्राम वो वाला है जो अपन ने बनाया है अभी एसबीयू का, इससे ज्यादा बेटर डायग्राम वो है. एसबीयू में 3 लेवल्स होने जरूरी हैं. एक तो कॉर्पोरेट लेवल, एक एसबीयू लेवल और एक उसके अंदर के डिविजनल लेवल. कंपनी ज्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकती है, कंट्रोल्स भी सिंप्लीफाई हो गए. जो उसके बेनिफिट्स थे, क्या क्या बेनिफिट्स थे उसके? परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल सिंप्लीफाई हो गए, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना है. आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो, सेम बेनिफिट्स लिखे हुए हैं एंड पुअर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा कि हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना है. एक एसबीयू के अंदर तो जितने डिविजन्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक एसबीयू दूसरे एसबीयू से क्या होता है? अनरिलेटेड होता है. अब जो रिलेटेडनेस है वो टेक्नोलॉजी की टर्म्स में भी हो सकती है. Individual SBU are treated as profit centers and controlled by corporate headquarters that can concentrate on strategic planning rather than operational control, so that individual divisions can react more quickly to the environmental changes. हर एक एसबीयू को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसमें कोई एनवायरमेंट में चेंजेस आए तो आप उसको तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हो. ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेना. एग्जाम्पल सोनी का दिया है कि सोनी के इतने काइंड्स ऑफ एसबीयू हो सकते हैं. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन होता है. बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि यूनिलीवर की बात करो तो उसके 3 एसबीयूज हैं, कॉस्मेटिक का अलग, फूड प्रोडक्ट्स का अलग और बेवरेजेस का अलग एसबीयू हो सकता है. एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये अपन को एक समरी काइंड ऑफ बताया है जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक. एसबीयू क्या होता है? एसबीयू मतलब आप सेम बिजनेस को कंबाइन कर एक एसबीयू में डिवाइड कर देते हैं. टेरिटोरियल जो ग्रुपिंग की थी उसका इंप्रूवमेंट है, क्योंकि टेरिटरी वाइज ग्रुपिंग करने से 2 दिक्कतें आ रही थी कि एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग ट्रीटमेंट या अलग अलग प्रोडक्ट को सेम ट्रीटमेंट. तो उससे बेटर तरीका है आप उसको एसबीयू में कर दो, तो टेरिटरी से बेटर होता है.
एसबीओ मतलब रिलेटेड बिजनेस को कंबाइन करना, जिनकी सबकी प्लानिंग अलग। हर एक एसबीओ के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको तो सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट और सेम प्रायोरिटी मिलता है। एक एसबीओ के अंदर जितने भी डिविजन्स होंगे, जितने भी प्रोडक्ट, उनको सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। The task consists of analyzing and segregating the assessment of business portfolio and regrouping them into few well-defined, distinct, scientifically demarcated business unit. यहाँ क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। एनालाइज कि कौन से अलग अलग बिजनेस है, उनका नेचर क्या है, उनको सेग्रीगेट कर उनको सिमिलर को कंबाइन करना इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। और सबके अपने अपने डिविजन्स के अपने अपने क्या होते हैं, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को अलग ग्रुप में डाल देते हैं और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अलग ग्रुप में डाल देते हैं। और हर एक एसबीओ के लिए फिर एक प्लानिंग होती है। तो अपन ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि उनकी प्लानिंग कर सके, करेक्ट प्लानिंग उनकी कर सकें, करेक्ट प्रायोरिटी उनकी डिसाइड कर सकें। हर एक एसबीओ का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी जो होती है वो अलग होती है। हर एक एसबीओ के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अलग, हर एक एसबीओ का सीईओ अलग, जो उस एसबीओ के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम लाइनें दोबारा लिखी हुई है यहाँ पे। अब मैं कह रही हूँ रिलेटेड 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 रिलेटेड, पर ये रिलेटेड किस टर्म्स में करोगे, ये बताया गया है कि आप रिलेटेडनेस की तो बात करते हो कि रिलेटेड एसबीओ, रिलेटेड बिजनेस को एक एसबीओ में डाल दो, पर रिलेटेडनेस किस टर्म्स में होता है? सिमिलर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे रिलेटेडनेस हो सकती है बच्चों। अलग अलग बिजनेस है पर उनकी अगर टेक्नोलॉजी सेम है, सबकी मशीनरी सेम काम आ रही है, जैसे फुटवेयर और क्लोथ में मशीन सेम काम आ सकती है, टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, तो उनको अपन एक एसबीओ में डाल सकते हैं। तो रिलेटेडनेस आप टेक्नोलॉजी की टर्म्स में देख सकते हो, रिलेटेडनेस आप सिमिलर मार्केट की टर्म्स में देख सकते हो। सिमिलर मार्केट मतलब सेम कस्टमर को अपन वही सामान अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स जो गर्ल्स या लेडीज काम में लेती हैं, एंड उनके जो क्लोथ्स हैं बच्चों, ये दोनों अलग अलग है। वैसे तो क्लोथ्स के लिए बनाने के लिए अलग मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी अलग, और कॉस्मेटिक बनाने के लिए अलग मशीन अलग चाहिए, बट मैं इनको दोनों को एक एसबीओ में डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इनके कस्टमर सेम है, इसके भी कस्टमर लेडी है और इसकी भी कस्टमर क्या है, लेडी। एक ही दुकान पे मैं कॉस्मेटिक और कपड़े दोनों में एक ही दुकान पे बेच सकती हूँ। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अलग है पर आपके कस्टमर्स सेम है, तो वो भी आपका एक एसबीओ का क्राइटेरिया हो सकता है। तो रिलेटेडनेस का फर्स्ट क्राइटेरिया सिमिलर टेक्नोलॉजी, सेकंड क्राइटेरिया सिमिलर मार्केट, मतलब कस्टमर सेम होने चाहिए चाहे उनकी टेक्नोलॉजी अलग हो, और थर्ड क्राइटेरिया कि आपको कॉम्पिटेंसी सेम होनी चाहिए, मतलब आपको उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। जैसे कि मेरे 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पर मेरे को तीनों प्रोडक्ट को अगर मुझे आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी भी अलग है तीनों प्रोडक्ट की और तीनों प्रोडक्ट का मार्केट भी अलग है, पर आगे बढ़ाने के लिए मुझे तीनों को मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है और किसी की नहीं। तो मार्केटिंग स्किल्स मेरी कॉम्पिटेंसी है, तो तीनों प्रोडक्ट में मेरी कॉम्पिटेंसी सेम काम आ रही है, तो उस कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे भी अपन रिलेटेडनेस डिसाइड कर सकते हैं। तो एसबीओ की रिलेटेडनेस आप किन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो? टेक्नोलॉजीज, मार्केट एंड कॉम्पिटेंसी, जिनकी वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। तो रिलेटेडनेस तो होने चाहिए, पर रिलेटेडनेस इन किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं। सेम टेक्नोलॉजी हो सकती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पर सेम मार्केट हो सकता है। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉस्मेटिक्स एंड क्लॉथ्स का। एंड थर्ड क्या है इसके अंदर? कॉम्पिटेंसी सेम होनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी अलग हो, कस्टमर अलग हो, कॉम्पिटेंसी सेम है तो उसको भी अपन एक एसबीओ में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और जो फीचर्स थे इसमें सेम ही लाइनें लिखी हैं, कुछ भी नया नहीं था, सेम सी चीजें लिखी वापस। जब आपसे एसबीओ पूछा जाए तो बच्चों पूरा लिख कर आना है। टेरिटोरियल यूनिट के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं एसबीओ की, देन उसके रिलेटेडनेस के टर्म्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पूरा लिख के आना है, कभी भी छोड़ना नहीं है बीच में हमें। तो एसबीओ स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसको भी। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो अपन लोग बचपन में जब मैथ्स पढ़ते थे तो जो टेबल होती थी जहां रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा दिखाया देता था उसे क्या कहते थे? मैट्रिक्स कहते थे। तो वही है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर।
मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते थे, कभी बनाए प्रोजेक्ट्स? कभी नहीं बनाए जीवन में प्रोजेक्ट्स बनाए? हाँ, ज्यादातर बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, या तो मैम जो होती थी वो ग्रुप बांट देती थी क्लास में, 4-4 बच्चों का ग्रुप, या फिर अपन अपनी ग्रुपिंग कर लेते थे। सपोज मैंने ग्रुप बनाया 4 बच्चों का ग्रुप। अब 4 बच्चे अलग अलग तरीके के होते थे उस प्रोजेक्ट के अंदर। एक बच्चा तो ऐसा होता था जिसकी राइटिंग सुंदर होती थी, वो लिखने में होशियार होता था। एक बच्चा ऐसा होता था जो उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने में अच्छा होता था, कि वही उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेगा। एक बंदा ऐसा होता था जो मैटर को कलेक्ट करने में होशियार होता था, और एक बच्चा ऐसा होता था जो उनको कोऑर्डिनेट करता था, इंस्ट्रक्शन देता था, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो। वो खुद कोई काम नहीं करता था, बस इंस्ट्रक्शन देने का काम करता था। ठीक है, हम लोग तो करते थे, हम लोगों में ऐसा ही होता था कुछ। ठीक है, काइंड ऑफ समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो यहां पे भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं आईटी कंपनी की बात करूं, आईटी कंपनी में एक इनवॉइस बनाने का, इनवॉइस मतलब बिल बनाने का एक कंपनी के पास क्या आया, प्रोजेक्ट आया। ठीक है, अब बिल बनाने के लिए उसको एक तो एचआर डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए जो कस्टमर से पूछेगा कि आपको बिल में क्या क्या डिटेल्स चाहिए, आपको जीएसटी चाहिए, आपको आईजीएसटी चाहिए, आपको सीजीएसटी चाहिए, आपको सीएचएस नंबर चाहिए, जो भी चेसेस नंबर, जो भी गाड़ियों में बहुत सारी चीजें होती हैं, गाड़ियों में ये डालना, ये डालना, ये डालना, मॉडल नंबर डालना, ये डालना। एक बंदा तो होगा एचआर जो कस्टमर से बात करेगा, एक बंदा होगा जो प्रोग्रामर क्या करेगा, उसकी कोडिंग करेगा, कंप्यूटर में उसको लिखेगा। ठीक है, एक बंदा होगा डिजाइनर मतलब जो उसको सजावट करेगा, सुंदर बनाएगा, उसमें कलर डालेगा, उसको आगे पीछे करेगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज करेगा, बोल्ड करेगा, इटैलिक करेगा, वो बंदा। एक बंदा होगा टेस्टिंग वाला जो उसको टेस्ट करेगा कि जो मैंने बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है कस्टमर से पहुंचने के बाद। एक बंदा होगा जो आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहा है, मेंटेनेंस की, अगर मैंने उसको दे दिया उसके बाद भी कोई गड़बड़ है तो वो बंदा सुन के उसको हैंडल करके ठीक कर रहा है। ये सारे के सारे बंदे मेरे को किस में चाहिए, प्रोजेक्ट 1 में। तो प्रोजेक्ट 1 में मुझे एक एचआर का बंदा चाहिए, एक प्रोग्रामिंग का, एक डिजाइनिंग का, एक टेस्टिंग का, एक आफ्टर सेल का। ये पांचों मिलकर एक टीम में काम करेंगे। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक और कोई प्रोजेक्ट आया, सपोज प्रोजेक्ट आया उसको कि उसको सोशल मीडिया पे अपने आप को क्या करना है, प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन का। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट। अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसको एक एचआर का बंदा चाहिए जो कस्टमर से पूछेगा सोशल मीडिया कौन सा कहते हो, इंस्टाग्राम को कहते हो, फेसबुक को कहते हो, आप व्हाट्सएप को कहते हो, आप लिंक्डइन को कहते हो, या किसको कहते हो सोशल मीडिया, ट्विटर को कहते हो। एक प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर में लिखने का काम कर रहा है, C++ जावा में लिखने का। एक डिजाइनर जो सुंदर बनाएगा, एक टेस्ट करेगा, और एक आफ्टर सेल सर्विसेज कि मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, वो कहेगा नहीं ये भी अपलोड करो, ये काटो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो ये टीम हो गई आपकी प्रोजेक्ट 2। ये होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपकी रोज भी बन गई और आपके कॉलम्स भी बन गए। अब बच्चों ये जो बंदा है इसके 2 बॉस हैं, एक तो एचआर वाला बॉस है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर इसका बॉस है। डेली इसको 2 जनों को जवाब देना पड़ेगा, एचआर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को, कि आज मैंने ये काम किया। दोनों से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, दोनों से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दोनों से पनिशमेंट मिलेगा। हर जगह डुअल चल रहा है, एक सिंगल बंदा नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग वाला बंदा है वो भी इसको भी रिपोर्ट करेगा और इसको भी रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे हर बंदे के लिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया और वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी हो गया। जो अपन लोग 12th 11th में एक कमांड पढ़ते थे, आपको यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक ही बंदा होना चाहिए जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे, तो वहां पे ये कमांड फॉलो, यहाँ पे ये कमांड फॉलो नहीं होता। यहाँ ये प्रिंसिपल खत्म हो गया। यहाँ पे 2 जने हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको 2 जनों को रिपोर्ट करना है, आपको 2 जनों से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 2 जनों से पनिशमेंट मिलेगी। हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले हर डिपार्टमेंट अपने आप में अलग अलग काम करता था। एचआर डिपार्टमेंट अलग, पहले मतलब एसबीयू तक की मैं बात कर रही हूँ, अपन एसबीयू पढ़ लिया
तो एसबीओ में भी एक डिवीजन के अंदर एक डिपार्टमेंट अलग है फंक्शन में, प्रोडक्शन अलग, फाइनेंस अलग, एचआर अलग और मार्केटिंग अलग। जब सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। फाइनेंस वाला बोलता था मैं एचआर को क्यों बताऊं, वो आके मेरे को पूछेगा, मैं क्यों उसको बोलूं। मार्केटिंग वाला बोलता था मैं प्रोडक्शन को क्यों बात करूं, मैं मेरे सीक्रेट्स प्रोडक्शन को क्यों बताऊं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग, हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए उसका मैनेजर अलग होता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का बंदा मिलकर एक टीम में काम कर रहा है, तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन आपके खत्म, वो जो दिक्कत आ रही थी, डिफिकल्टीज वो खत्म हो गई। इंटर डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे अच्छा हो गया। अब एचआर को किसी भी वक्त किसी से भी बात करनी है, चाहे डिजाइनर से, चाहे प्रोग्रामर से, चाहे टेस्टर से, चाहे आफ्टर सेल सर्विस से, वो किसी भी वक्त उससे बात कर सकता है, क्योंकि सब लोग उसकी एक टीम में है, टीम मेंबर है। ये होता है आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी है तो वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी है। दो जने ऑर्डर देने वाले, दो जने रिवॉर्ड्स देने वाले, दो जने पनिशमेंट देने वाले, दो जनों को मुझे जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि डेली मैंने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया है। क्योंकि आप ग्रुप में काम करते हो, टीम में काम करते हो, तो इंटर डिपार्टमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, जो दिक्कतें आ रही थी, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब बच्चों ये बताओ, ये जो टीम बनी, इस टीम में सपोज कौन से लोग काम कर रहे थे, ए बी सी डी ई। ये टीम परमानेंट है या टेम्पररी? टेम्पररी। ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ, ये टीम खत्म हुई, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट टीम हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट टीम में ए हो, सी हो, ई हो, एफ हो, कोई भी बंदे हो सकते हैं, अलग अलग कोई भी मिक्स एंड मैच हो सकता है। तो ये जो टीम बनती है, ये टीम टेम्पररी होती है, ये टीम परमानेंट नहीं होती। आप इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना लो, क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो अच्छा नहीं दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैं बनवा दूंगी जो नहीं दिया हुआ तो, पर वो बुक में अच्छा नहीं है, ये बना लो। हाँ, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना लो, फटाफट बना लो। हाँ बना लो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बच्चों। बन गया? पढ़ते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जितने भी आपने अभी तक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, चाहे वो फंक्शनल हो, डिविजनल हो, एसबीओ, सब में सिर्फ टॉप डाउन वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन था, जबकि मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये स्ट्रक्चर आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा काम में लिया जाता है, जहां अपन को अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर की खुद की टीम होती है उसके अंडर जो उसके काम करती है।
यहाँ पे एम्प्लॉइज के दो सुपीरियर्स होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर और एक उसका फंक्शनल मैनेजर। इन ऑर्डर टू बी अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिव, अगर आपको कहना है तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग दो, क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो उनको बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, एक्सीलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्टिव करना है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग दो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, एक टीम का दूसरे टीम से, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, लोगों का एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, तभी ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका इफेक्टिव हो सकता है। जो आपके खुद के होम डिपार्टमेंट्स होते हैं, होम डिपार्टमेंट मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हैं, ये क्या होते हैं, परमानेंट है, ये तो डिपार्टमेंट्स मेरे हमेशा रहेंगे ना, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। इन डिपार्टमेंट से लोगों को टेम्पररी असाइन किया जाता है, एक या एक ज्यादा प्रोजेक्ट में लोगों को टेम्पररी इन डिपार्टमेंट से असाइन किया जाता है। तो जनरली जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है। हर एक जो प्रोजेक्ट होता है बिजनेस में वो टेम्पररी होता है, वो खत्म तो आपका जो उसके अंदर की टीम है वो भी खत्म हो जाती है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। फ्लो ऑफ अथॉरिटी दो है, यहाँ पे दो लोग बजट डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा खर्च होगा तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, दो लोग रिवॉर्ड देंगे, दो लोग पनिशमेंट देंगे, दो लोगों को मुझे जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। शेयर्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी है और फंक्शनल मैनेजर के पास भी है। बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए और बहुत हायर ओवरहेड्स, अगर पोजीशन ज्यादा है तो ओवरहेड बढ़ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि दो तरीके का कम्युनिकेशन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दो लोगों को जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, दो लोग को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे, दो लोग बजट डिसाइड करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अथॉरिटी शेयरिंग एंड ओवरहेड भी मेरा इंक्रीज हो सकता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं। एडवांटेजेस ये कब कब अच्छा है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ही अच्छा है, लाइक आईटी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय अपने रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कैसा काम किया है और कैसा काम नहीं किया है। यहाँ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो गए, मतलब एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन का फाइनेंस से जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन था वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर एक टीम में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान है, और जब एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक, बहुत चेंजिंग होता है तब ये स्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है। वापस वही दे दिया, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इफेक्टिव कब होगा, प्रॉपर प्लानिंग, ट्रेनिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेम दे दिया। Metric structure is used more frequently by business because they are pursuing strategies, add new product, customer groups, technology to their range of activities. इनकी हेल्प से अपन नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर को अपन जोड़ सकते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रक्चर को काम में लेती है। नए नए प्रोजेक्ट्स को अपन आसानी से हैंडल कर सकते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के थ्रू, इसीलिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज में ले लेती है। When several variables, product, customer, technology, geography, functional area have roughly equal strategic priorities, a matrix organization structure can have an effective structural form. जब ऑलमोस्ट सबकी बराबर प्रायोरिटी हो तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपको काम में ले लेना चाहिए। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फंक्शनल की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। ये कब अच्छा है, जब एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंजिंग हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट दे रखा हो, तब आपका कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आपका अच्छा है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, या एक एसबीओ के अंदर भी अपन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यूज में ले सकते हैं। कब, जब आइडियाज क्रॉस फर्टिलाइज्ड हो। क्रॉस फर्टिलाइज मतलब एक आइडिया में हर तरीके की नॉलेज चाहिए, मुझे प्रोडक्शन की भी चाहिए, मुझे मार्केटिंग की भी चाहिए, मुझे फाइनेंस की भी चाहिए, मुझे एचआर की भी चाहिए। अगर एक ही प्रोजेक्ट में हर तरह की नॉलेज चाहिए हो तो आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर काम में लो, क्योंकि वहां टीम में रहकर सब लोग काम करेंगे। रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड लोग काम करने वाले हैं, तो जो पर्सन ए है वही प्रोजेक्ट 1 में भी काम कर रहा है और वही प्रोजेक्ट 2 में भी और वही प्रोजेक्ट 3 में भी काम कर सकता है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हों, abilities to process information and make decisions need to be improved. अगर डिसीजन और अच्छे करने हो और अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना हो तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आप काम में ले लेते हैं।
तो कब कब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आप काम में लेते हैं? जब आइडियाज क्रॉस फर्टिलाइज्ड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो और प्रोसेस को आपको और इंप्रूव करना हो, तो आप कौन सा स्ट्रक्चर काम में लेते हैं? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन वर्सेस न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ओल्ड में एसबीयू तक आ गया, न्यू में आ जाएगा मैट्रिक्स, आगे अपन पढ़ेंगे नेटवर्क, फिर अपन पढ़ेंगे आर ग्लास, वो सब न्यू के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी कॉर्पोरेशन थी, एसबीओ में भी एक ही प्रेसिडेंट था, एक बड़ी कॉर्पोरेशन। यहाँ पे आपने मल्टी मिनी बिजनेस यूनिट्स एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, ये लाइन समझ में नहीं आई होगी आप लोगों को। मिनी बिजनेस यूनिट्स एंड कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ये अभी अपन नेटवर्क स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब ये लाइन अभी समझ में आ जाएगी, अभी ये वाली लाइन समझ में नहीं आएगी। नेटवर्क में क्या होता है? एक बिजनेस नहीं होता। मैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग भी सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ, आउटसोर्स कर देती हूँ कि मैंने दूसरी कंपनियों को कह दिया आप मैन्युफैक्चर करो मेरे बिहाफ में और मेरे नाम का लेबल वहां पे लगा देना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वो मैन्युफैक्चर भी कर सकूं। तो अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस जो कोऑपरेट कर काम करते हैं, वो क्या होती है? आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ वर्टिकल था, यहाँ पे वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल है। यहाँ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग था, यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग है। यहाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन था, यहाँ पे आउटसोर्स किया जाता है सामान। अभी मैंने बताया ना नेटवर्क में आउटसोर्स कर देते हैं। वर्क क्वालिटी टीम्स, यहाँ पे ऑटोनोमस अपने आप ही टीम्स बन जाती हैं। यहाँ फंक्शनल के अकॉर्डिंग टीम बनती है, यहाँ पे क्रॉस फंक्शनल टीम बनती है। यहाँ कम ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन वाले लोगों को ऑलरेडी प्रोडक्शन का काम आता है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। और यहाँ पे ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए क्योंकि आपको सब तरीके का काम यहाँ पे एक साथ करना पड़ता है। Specialized job design focused on individual value chain team focused design. Value chain पे फोकस करते हैं, स्पेशलाइज्ड जॉब पे फोकस किया जाता है। For development of metric structure, डेविस एंड लॉरेंस ने 3 डिस्टिंक्ट फेजेस बताए हैं मेट्रिक स्ट्रक्चर के। फेजेस एंड तो स्टेप्स एंड तो सीक्वेंस में याद करना है। पहला स्टेप क्या है? क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। ये वाला जो चीज है ये वो अलग से पूछेगा तभी लिखना है, अदरवाइज ये कभी भी नहीं लिखना कि डेविस एंड लॉरेंस के 3 स्टेप्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाते हो। मैंने क्या कहा? जो टास्क फोर्स मतलब टीम, जो टीम बन रही है वो शुरुआत में क्या बनती है? टेम्परेरी। जब कोई नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस होता है तो टेम्परेरी टीम बनती है। उसको मैनेज करने के लिए कौन आ गया? एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया। बच्चों एक चीज बताओ, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोजेक्ट। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों अलग अलग? अलग। कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? क्या? प्रोडक्ट बड़ा और प्रोजेक्ट छोटा। एक एग्जांपल, बिस्किट। और किसी को देना है, मतलब कि उसमें नंबर है, ठीक है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एक ही बिस्किट हो गया, उसमें अलग अलग वैरायटीज होगी, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट तो अलग अलग बातें होती हैं, एक बात नहीं होती। प्रोडक्ट बड़ा कंसेप्ट होता है, उसके अंदर अपन क्या बनाते हैं? अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, चलो आज इंटीरियर डिजाइनर भी बन गए। मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं, मेरा प्रोडक्ट क्या है कि मेरे को क्या करना आता है? इंटीरियर को डिजाइन करना आता है, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब मेरे मल्टीपल जगह प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे। मैं झुंझुनू में भी मेरा काम चल रहा है, मेरा दिल्ली में भी काम चल रहा है, मेरा जयपुर में भी काम चल रहा है, मेरा मुंबई में भी काम चल रहा है। तो एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो शुरू में टेम्परेरी टास्क फोर्स बना और उस टास्क फोर्स को मैनेज करने के लिए आपने कौन सा मैनेजर हायर किया? प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, इसको मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। फिर प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट। अगर टास्क फोर्स परमानेंट हो गई तो अब प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएगा। परमानेंट हो गई कि हाँ ठीक है ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट कर देते हैं कि इस चीज के लिए काम करेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट मैनेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी
Function is still the primary organization structure, but product brand manager act as an integrator of semi-permanent products of brand. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैनेजर उसका काम क्या है, जो सेमी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स थे, आधे जो प्रोडक्ट्स कंप्लीट हुए थे उनको मिलाकर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, वो प्रोडक्ट मैनेजर का काम है. लास्ट स्टेज क्या होती है, मैच्योर मैट्रिक्स. थर्ड एंड फाइनल स्टेज है यहाँ पे डुअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर है. फंक्शनल और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स दोनों परमानेंट हो गए. फंक्शनल भी परमानेंट हो गया कि ये बंदा इस टीम में काम करेगा, ये फाइनेंस वाला, ये एचआर वाला, ये मार्केटिंग वाला, ये प्रोडक्शन वाला. प्रोडक्ट मैनेजर भी फाइनल हो गया. सारे एम्प्लॉइज इनसे कनेक्टेड हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. फंक्शनल और प्रोडक्ट मैनेजर के पास इक्वल अथॉरिटी है, इक्वल पावर्स हैं दोनों के पास, तो उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए. और कोई भी डिसएग्रीमेंट आ जाए रिसोर्स या प्रायोरिटी के रिलेटेड, वो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए. तो अपन ने सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा, अपन ने डेविल्स एंड लॉरेंस के अकॉर्डिंग अपन मैट्रिक्स के सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाओ. वो टेम्परेरी टीम बनेगी और उसको मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया आपने. सेकंड, प्रोडक्ट मैनेजर. जब टीम आपकी परमानेंट हो गई तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर बना दो. उस प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या है कि जो सेमी इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स है उनको वो कंबाइन करता चलेगा. लास्ट क्या है, मैच्योर मैट्रिक्स. अब यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों परमानेंट हो गए. लोगों को असाइन कर दिया कि कौन वर्टिकल कौन हॉरिजॉन्टल आपको किसको देना है. दोनों के पास बराबर पावर है, तो दोनों कोई भी डिसएग्रीमेंट्स आते हैं तो उनको मिलजुल कर दोनों सॉल्व कर लेंगे. क्लियर हो गया. ये मैट्रिक्स इतना पॉपुलर नहीं है. जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन तो यूज में नहीं लेती, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको इंप्लीमेंट करना. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में लड़ाइयां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता. नेक्स्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर. अब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू काम करना, खुद करने की जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू काम करना, उसे नेटवर्क स्ट्रक्चर कह देते हैं. मतलब अगर मेरी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं नई मशीन खरीदूं, फिर उसको डालूं. आज वो सपोज 10 लाख 15 लाख की तो मेरी मशीन है, और क्या पता मेरी डिमांड 1 साल तक ही रहे, अगले साल मेरी डिमांड आए या नहीं आए, मुझे फ्लक्चुएटिंग लग रहा है. तो खुद बनाने की जगह मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप मेरे बिहाफ में इतना प्रोडक्शन कर दो, ये क्वालिटी का सामान बना दो, उसमें मेरा लेबल चिपका देना, मैं आपको उतना पैसा दे दूंगी. मैं कुछ भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर्स होते हैं कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी को कोई भी दिक्कत आए तो मैंने कस्टमर सर्विस सेंटर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप लोग मेरे कस्टमर्स को डील करेंगे, उनकी सारी दिक्कतों को आप सॉल्व करेंगे. मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं. ये होता है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप वर्चुअली एलिमिनेट करते हैं एक्टिविटीज को बाय आउटसोर्सिंग इट इंस्टेड ऑफ इन हाउसिंग द एक्टिविटी. खुद करने की जगह उस काम को दूसरे को दे देना, इज कॉल्ड द नेटवर्क स्ट्रक्चर. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नाइकी, रिबॉक, वो लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग भी दूसरी कंपनीज को दे देती हैं कि आप लोग हमारे बिहाफ में सामान प्रोडक्शन भी कर दो, बनाकर भी दे दो. नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल है और जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ आप कोप अप कर सकते हो. यहाँ पे आप काम दूसरों को दे देते हो तो आप अपनी जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं, जो आपके पास यूनिक स्किल है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो. ये स्ट्रक्चर अच्छा कब रहता है, जब एनवायरमेंट अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं. तो नई मशीन खुद खरीदने की जगह किसी और से काम करवा लिया तो अगले साल वो चला भी नहीं माल, तो दिक्कत नहीं है ना, अपने पास मशीन तो अपन को खरीदनी नहीं पड़ी उसकी. और जब जिस एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इनोवेशन और क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत हो, तो वहां पे आपका ये नेटवर्क स्ट्रक्चर अच्छा होता है. यहाँ पे आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रखते कि 1 महीने की आपकी 50,000 की सैलरी नहीं. यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉय रखे जाते हैं. ये प्रोजेक्ट के आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे. अब ये प्रोजेक्ट 2 महीने में खत्म हो जाएगा तो भी 2 लाख रुपए, ये प्रोजेक्ट 2 साल में खत्म होगा तो भी 2 साल के आपके 2 लाख रुपए ही है. सैलरी बेस्ड एम्प्लॉइज नहीं रखे जाते यहाँ पे. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पीपल रखे जाते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यहाँ पे आप बाय ओवर मेक डिसीजन पे ज्यादा फोकस करते हो. सामान बना लो, बनाने से ज्यादा पैसा खर्च होगा और किसी से खरीदोगे तो उसमें पैसा आपका कम खर्च होगा. तो आप बाय करो, ना कि सामान को बनाओ, क्योंकि एनवायरमेंट अनस्टेबल है, उसमें इनोवेशन ज्यादा चाहिए, उसमें अपन को क्विक रिस्पॉन्स ज्यादा चाहिए. यहाँ पे बिजनेस एक बिल्डिंग एक एरिया में लोकेटेड नहीं है, पूरी दुनिया में आपका बिजनेस यहाँ पे फैला हुआ रहता है.
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक डायग्राम दिया है अपन को नेटवर्क स्ट्रक्चर का, कि ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे डिजाइनर अलग, मैंने डिजाइनिंग का काम अलग कंपनी को दे दिया, अकाउंटिंग का अलग, सप्लायर्स का अलग, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, कस्टमर सर्विस का अलग और डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग कंपनी को काम दे दिया। कंपनीज जैसे एयरटेल हैं, ये लोग भी नेटवर्क स्ट्रक्चर को काम में लेती हैं ताकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम आ सके। बस यही लाइनें लिखी हुई हैं। डिसएडवांटेज क्या, नेटवर्क स्ट्रक्चर के इतने सारे पार्टनर्स हैं तो दिक्कत आ सकती है। उनके बीच में टीम वर्क सेट करना, पार्टनर्स हैं तो सब मिलजुल कर काम करें, अलग अलग कंपनीज को पार्टनर बना रहे तो सब मिलकर काम करें, बहुत मुश्किल है। कई बार क्या होता है कि कोई कंपनी किसी एक ही चीज में स्पेशलाइज है और अगर मैंने उसको गलत काम दे दिया तो वो मेरे लिए नॉन कॉम्पिटिटिव साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी बी को दे रही है, ठीक है। क्यों उसने बी को दिया? क्योंकि बी ने उसका कस्टमर सर्विस सपोर्ट बहुत अच्छा किया था, पिछली बार बी ने कस्टमर बहुत शानदार किया था, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, तो मैंने इस बार उसको मैन्युफैक्चरिंग का काम भी दे दिया। पर क्या पता उसको मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं आता हो, उसको सिर्फ कस्टमर आता हो, तो अब मैन्युफैक्चरिंग को खराब कर देगा, कस्टमर्स को तो डील करे पर वो खराब क्वालिटी का सामान बना देगा, तो मेरी सारी कॉम्पिटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ही फील्ड में ओवर स्पेशलाइज करती है और अगर आप उसको दूसरा काम दे देते हो तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज, दैट इज आरग्लास स्ट्रक्चर। नहीं, आज ही करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर्स आज कंप्लीट, स्ट्रक्चर्स आज कंप्लीट करेंगे। देखो, आर ग्लास इस तरीके का ग्लास की शेप होती है बच्चों, है ना, ऐसी कुछ शेप सी होती है। यहाँ पे ये चीज बड़ी है, ये छोटी सी है और ये चीज बड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन में लेवल क्या होता है? टॉप, मिडल। टॉप पे कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे कौन होते थे? प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर। यहाँ पे जो लोग एक्चुअली काम करते थे वो लो लेवल पे होते थे। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटल इंडिया बन गया, तो अब ये आर क्लास स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ मिडिल लेवल का रोल तो क्या होता जा रहा है बच्चों? कम होता जा रहा है। लो लेवल को अगर कोई भी बात करनी है तो वो डायरेक्टली टॉप से कर सकता है, डायरेक्टली उसको मेल भेज सकता है, डायरेक्टली डिजिटल के थ्रू वो बात कर सकता है, अब उसको मिडिल लेवल की जरूरत नहीं है। पहले मिडिल लेवल स्पेशलाइज्ड काम करता था, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस का काम, पर अब वो जनरल काम कर रहा है क्योंकि लोग कम 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 होते जा रहे हैं। लो लेवल डायरेक्टली किससे बात कर रहा है? टॉप से बात कर रहा है, तो मिडिल का रोल कम होता जा रहा है और टॉप और लो का रोल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिडिल लेवल रोल कम होता जा रहा है। 3 लेयर्स हैं, वाइड टॉप, नैरो एट द मिडल एंड वाइडेस्ट एट द टॉप। लो लेवल और वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं। मिडिल लेवल जनरल हो गया है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो गई। यहाँ प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हो गए या कम? कम। लो लेवल प्रमोट होकर मिडिल तक जाता है, वो टॉप तक तो नहीं जाएगा, पर मिडिल ऑलरेडी कम होता जा रहा है, तो वो प्रमोशन होने के जो चांसेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। तो एक इसका डीमेरिट ये हो गया कि यहाँ प्रमोशन के चांसेस कम, और दूसरा इसका डीमेरिट ये हो सकता है कि जब सेम लेवल पे आप बार बार वही काम करते जा रहे हो तो वो बहुत बोरिंग हो गया, इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, तो लोगों का मोटिवेशन हाई रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बहुत मुश्किल है। लोगों को अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रॉपर रिवॉर्ड्स हो ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ सके। अब लो लेवल को प्रमोशन तो है ही नहीं, उसको ये पता है, अब वो प्रमोशन ही नहीं है, वो बार बार उसी लेवल पे वही काम कर रहा है, तो उसका भी मोटिवेशन गिर रहा है। तो लो लेवल को अपन को मोटिवेट रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। ये होता है आपका आर क्लास स्ट्रक्चर, छोटा सा था आर क्लास स्ट्रक्चर। तो अपन ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए बच्चों? सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, एमफॉर्म, एसवीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क एंड आर क्लास स्ट्रक्चर। चलो आज इतना ही।
हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि एसएम का पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएम के नए सिलेबस के सारे लेक्चर्स आपको ओनली 1000 रुपीज़ में अवेलेबल हैं प्रोफेशनल हब की एंड्रॉयड ऐप पे। और इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।